ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के इस कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। हमने शुरू के 6 लेक्चर्स में लीनियर अलजेब्रा को बहुत विस्तार से देखा था और हमने आखिरी के जो 3 लेक्चर थे, जो लेक्चर 6 थे जो हमारे, उसमें हमने पहले ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था, मगर हमने उसे लीनियर अलजेब्रा से सॉल्व किया था। अब हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं, इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और आज से और आगे हम अपने ML यानी मशीन लर्निंग के इस कोर्स में मशीन लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन हम एक साथ करेंगे। और हमारा मैथमेटिक्स का जो पूरा काम था ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास कैलकुलस बचा हुआ है, तो हम कैलकुलस भी साथ में करेंगे। अब हम ऑप्टिमाइजेशन और कैलकुलस साथ साथ किया करेंगे, तो आज हम उसी पे शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के पहले, आज इसमें आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ जो मशीन लर्निंग के स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं मैं उसके बारे में बताऊँ, थोड़ा मोटिवेट करूँ, थोड़ा आपको बताऊँ कि हम किस किस प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। और उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम सॉल्यूशंस किस किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। और जो हम कैलकुलस की बात करेंगे, और कैलकुलस में और ऑप्टिमाइजेशन में एक पूरे मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है ग्रेडियंट डिसेंट। ये एक एल्गोरिदम है, ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिदम है जो कि आप ऑलमोस्ट हर जगह, करीब करीब हर जगह मशीन लर्निंग में पाएंगे। और ग्रेडियंट डिसेंट के लिए कैलकुलेट करना होता है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट किसका कैलकुलेट करना होता है? एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन का। तो आज हम वहाँ से चालू करेंगे कि भाई ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता क्या है और किस किस टाइप के वैरायटी के ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस होते हैं, तो हम उसकी आज शुरुआत करेंगे। आपको मैं कुछ उदाहरण दूंगा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस के, जो कि मशीन लर्निंग से संबंधित हैं। और जब हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कुछ देख लेंगे तो हम वापस जाएंगे अपने कैलकुलस में और हम उन फंक्शंस के ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो हम समझेंगे कि भी फंक्शंस का ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं, क्योंकि हमारे जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उनके ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें कैलकुलस का थोड़ा सा अच्छा ज्ञान चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, फिर ग्रेडियंट, और जैसे ही हम प्रॉब्लम और ग्रेडियंट समझ लेंगे, एल्गोरिदम अपने आप ही साफ़ हो जाएगा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो ये हम करने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं कुछ ML ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के उदाहरण से। तो आप जब भी ML की बात करेंगे तो आपको 3 चीज़ें हमेशा मिलेंगी। एक है डेटा, दूसरा है मॉडल और तीसरा है लर्निंग। तो डेटा तो हम सब जानते हैं डेटा क्या होता है, हमने देखा भी था, बट मैं थोड़ा सा आज और डिटेल में जाना चाहूँगा, स्पेशली जिसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी ऐसा ML, ऐसा मशीन लर्निंग सिस्टम जो कि सुपरवाइज्ड है। तो उसमें डेटा जो आप जब भी देखेंगे, डेटा एक टाइप का डेटा होता है, और उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जो डेटा होता है खुद, और दूसरा होता है उसका लेबल y, यानी एक होता है x और दूसरा होता है उसका लेबल y। यानी जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, मशीन लर्निंग में कुत्ते और बिल्ली की इमेज काफ़ी पॉपुलर है, तो मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी इमेजेस है और हर इमेज में लिखा हुआ है कि भाई ये कुत्ता है कि बिल्ली है कि हाथी है कि कौन सा जानवर है। या फिर हमने शुरू के उदाहरण में देखा था अपने PCA और SVD में कि हमारे पास इमेज डेटा था, और इमेज डेटा के साथ में हमारा उसका लेबल भी था कि वो 0 है कि 1 है कि 2 है। तो डेटा जनरली जो सुपरवाइज्ड लर्निंग के संबंध में, सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब कि जहाँ पे हमारे पास जो डेटा सोर्स है उसमें हमारे पास लेबल्स भी हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जनरली हमारे पास लेबल्स भी होते हैं। लेबल मतलब वही 0, 1, 2 है कि बिल्ली है कि हाथी है वगैरह वगैरह। और लेबल्स और भी प्रकार के हो सकते हैं। लेबल्स बाइनरी लेबल भी हो सकते हैं और लेबल नॉन बाइनरी भी हो सकते हैं। तो एक तो हमारे पास एक डेटा है और उसका लेबल है, और ऐसे कई सारे डेटा सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली उसको x1, y1 और x2, y2 कुछ इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारा डेटा का जो डेटा सेट जिसको कहते हैं, वो डेटा सेट ये है। और मैं आपको फिर बता दूँ, डेटा सेट इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर जो दूसरी चीज़ हम बात करते हैं वो है मॉडल की और लर्निंग की। ये दोनों की बातें एक साथ ही करीब करीब होती हैं। तो मॉडल और लर्निंग ML में 3 चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट है, डेटा, मॉडल और तीसरी चीज़ है लर्निंग। तो मॉडल और लर्निंग क्या चीज़ है? तो मॉडल मतलब कि जो हमारा x है और जो हमारा y है उसके बीच का रिलेशन, उसको जनरली हम मॉडल कहते हैं। मॉडल थोड़ा और ब्रॉड भी हो सकता है, मगर आपके लिए समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर मेरे पास एक x है, मतलब इमेज है, और मेरे पास उस इमेज का लेबल है, चाहे वो 0 है चाहे 1 हो,
तो मैं एक ऐसा फंक्शन निकालूं कि वो इमेज उसमें इनपुट जाएगा और 0 या 1 उसमें बाहर आ जाएगा। तो मॉडल जनरली एक फंक्शन होता है, फंक्शन एक मतलब एक मैपिंग, और ये जो होता है आर डी से आर होता है। मतलब अगर मेरा लेबल एक रियल नंबर है और मेरा जो डेटा है वो वेक्टर है, अब एक मैट्रिक्स भी एक तरह का वेक्टर ही है। आपको अगर ध्यान हो कि अगर मेरा एक मैट्रिक्स है तो मैं इसके सारे कॉलम्स को एक साथ एक के ऊपर एक नीचे लिख दूं तो ये वेक्टर बन जाएगा, है ना। तो जो मॉडल है वो मैट्रिक्स भी इनपुट ले सकता है, वेक्टर भी इनपुट ले सकता है, रियल नंबर भी ले सकता है, कुछ और भी इनपुट ले सकता है। तो मॉडल एक फंक्शन है, एक फंक्शन होता है जो कि आपके डेटा सोर्स को डिस्क्राइब करता है, उसको उस डेटा सोर्स के बारे में मैथमेटिकली बताता है कि भाई ये डेटा सोर्स में मैं जब ये इनपुट डालूंगा तो ये आउटपुट आएगा। एक तो मॉडल कुछ वैसा होता है। और मॉडल भी कई टाइप के होते हैं। मॉडल हमारा लीनियर हो सकता है, यानी मेरा उसमें इनपुट लीनियर है, माफ़ कीजिएगा फंक्शन है वो लीनियर है, यानी इनपुट और आउटपुट आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, कुछ इस तरह। यानी कि यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ जो मेरा f(x) है वो y है, और जो मेरा लेबल है वो y है यहाँ पर, और जो लेबल है वो एक फंक्शन है मेरे इनपुट का, और साथ में कुछ दूसरा पैरामीटर भी है। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन लीनियर या नॉन लीनियर हो सकता है। और लीनियर फंक्शन तो हम समझते ही हैं, ये जो आपको फंक्शन f(x) जो थीटा नॉट x आपको दिख रहा है यहाँ पर, थीटा x प्लस थीटा नॉट दिख रहा है, ये x और y का एक लीनियर फंक्शन है। ये जो f थीटा जो फंक्शन है ये लीनियर भी हो सकता है और ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। इनफैक्ट जो आजकल जो डीप न्यूरल नेटवर्क की दुनिया है या न्यूरल नेटवर्क्स की जो दुनिया है इन जनरल, वो फंक्शन नॉन लीनियर ही होता है। बट जरूरी नहीं है कि न्यूरल नेटवर्क्स में ही नॉन लीनियर फंक्शन हो। हम बहुत सारे और भी फंक्शन देखेंगे, कॉन्वेक्स फंक्शन देखेंगे जो कि नॉन लीनियर है मगर जिन्हें हम आसानी से डील कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि जो हमारा मॉडल है, डेटा के बाद जो मॉडल आता है, तो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम पहले मॉडल प्रपोज करते हैं कि भाई ये मॉडल का कुछ इस तरह दिखेगा, लीनियर दिखेगा कि नॉन लीनियर दिखेगा कि कैसा दिखेगा। और फिर उस मॉडल के पैरामीटर्स को हम लोग लर्न करते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई मेरा जो डेटा है, अगर मेरा डेटा आपस में लीनियरली डिफाइन हो रहा है, तो अगर 2 डायमेंशन डेटा की बात करूं, यानी कि मेरा x और y कुछ मतलब 2 डायमेंशन में, मतलब x 1 डायमेंशन है और y 1 डायमेंशन है, और मैं कह रहा हूं कि लाइन है, तो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है। तो मैंने लाइन है ये तो बोल दिया, मगर मैंने लाइन का स्लोप यानी m और उसका इंटरसेप्ट यानी c, इसकी बात नहीं करी है। तो जब लर्निंग होती है हमारी, तो हम मॉडल के पैरामीटर्स को लर्न करते हैं। हम उसके स्लोप, इस केस में उसके स्लोप या इंटरसेप्ट को लर्न करेंगे, या इन जनरल हम कहते हैं भाई जब हमारा मॉडल y इज f थीटा x है तो हम थीटा को लर्न करेंगे। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। एंड लर्निंग जनरली मीन्स फाइंडिंग दिस पैरामीटर थीटा, यानी हम डेटा को डालकर वो पैरामीटर लर्न करते हैं थीटा, कि वो डेटा को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, अच्छे से समझा पाए। इन सम केसेस हम इस पैरामीटर पे भी कुछ एक जिसको कहते हैं प्रायर, कि भाई ये पैरामीटर इस बीच में ही, इस नंबर या इस नंबर के बीच में ही होगा, हम वो भी लगाते हैं। मगर जनरली हम पैरामीटर्स को इस तरह छोड़ देते हैं कि वो हमारा बेस्ट मॉडल जो है, उस टाइप का मॉडल जो हमने लगाया है, लीनियर है कि नॉन लीनियर, बट जो बेस्ट लीनियर मॉडल है, बेस्ट नॉन लीनियर मॉडल है, वो हमें लर्न करके दे। और मशीन लर्निंग में जो लर्निंग है, ये वही लर्निंग है, पैरामीटर की लर्निंग है। यानी कि डेटा आया, हमने उस पर एक सोचा कि किस तरह का मॉडल होना चाहिए, लीनियर नॉन लीनियर किसी भी तरह का मॉडल होना चाहिए। पहले हमने वो डिसाइड किया, और जब हमने वो डिसाइड कर लिया तो उस मॉडल के जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर मतलब जैसे लाइन में स्लोप और इंटरसेप्ट पैरामीटर है, वैसे ही पैरामीटर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये जो पैरामीटर हैं हमें ये लर्न करना होता है, और इसी लर्निंग को, पैरामीटर लर्निंग को ही मशीन लर्निंग में लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमें समझ में आया वो ये है कि भाई हमारे पास जो मशीन लर्निंग के जो 3 कंपोनेंट है, उसमें डेटा, मॉडल और लर्निंग है। डेटा जो आपके पास जो इनपुट डेटा है वो डेटा
सुपरवाइज्ड के केस में, सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में, या सुपरविजन मतलब कि जहाँ पे हमारे पास लेबल अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे पास लेबल हमें किसी ने दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारे लेबल्स अवेलेबल हों। जैसे हमने बात की थी पिछली बार फेसेस की, तो हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हर फेस के पीछे कुछ नाम अवेलेबल हो, बट हो सकता है कि कुछ के नाम अवेलेबल हो, कुछ के नहीं हो सकता है कहीं हमें पता हो कि ये एक पुरुष का फेस है कि एक महिला का फेस है, कहीं हमें ना भी पता हो। तो हमारे पास लेबल्स अवेलेबल हो सकते हैं, आधे अधूरे या फिर पूरे। तो इसी को हम सुपरवाइज्ड या सेमी सुपरवाइज सेटिंग कहते हैं। और ये डेटा होता है, और डेटा के ऊपर हम एक मॉडल लगाते हैं, जो मॉडल जनरली हम डिसाइड करते हैं कि पहले से डेटा पे मॉडल लगाने के पहले डिसाइड करते हैं कि मॉडल कैसा होना चाहिए। बट मॉडल के जो पर्टिकुलर्स हैं, मॉडल की जो फीचर जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स हैं, उसको जब हम डेटा डालकर हमारे सिस्टम में लर्न करते हैं तो हम उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। और ये लर्न करने की जो प्रैक्टिस है, कि जो पूरी प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस है, यही प्रोसेस हम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स के थ्रू करते हैं। हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें कि बेस्ट मॉडल लर्न हो, यही मशीन लर्निंग का जो मुख्य ऑप्टिमाइजेशन का सार है वो यही है। तो हम इसी के उदाहरण देखेंगे आज। तो मैं इसी पे आगे बढ़ता हूँ, और सबसे पहले आपको एक टर्म से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन। ये आपको कई जगह दिखेगा, और इस टर्म का ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत मेरा मतलब है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो मेरे पास जो डेटा है, और आपको अगर मैं याद दिला दूं कि जो डेटा हमने कुछ इस तरह लिखा था, ये x1 जो हमारा d डायमेंशन का डेटा है और y1 जो है उसका करस्पॉन्डिंग लेबल है। तो मेरे पास खूब सारे लेबल्ड डेटा है, ठीक है। तो मुझे वो फंक्शन लर्न करना है y इजिकल टू fxi सच दैट करीब करीब जब भी मैं x को उस फंक्शन में डालूं, मुझे y, उसका करस्पॉन्डिंग y मिल जाए। मुझे लर्न करना है, मुझे सीखना है, मुझे यही मशीन लर्निंग करनी है। तो जो एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है, वो ये बोलता है कि भाई मैं ऐसा फंक्शन लर्न करूं कि जो उसका आउटपुट है और जो रियल आउटपुट है, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम से कम हो। बस इसी को ही हम एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन कहते हैं। और ये जो गैप है, ये गैप बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि भाई इस गैप के फंक्शन, इस गैप को के भी डेफिनेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं। तो कोई बोलेगा कि भाई मेरा गैप जो है वो, मतलब अगर मैं yi की बात करूं और मैंने fxi मेरा फंक्शन है, तो एक तो कोई बोल सकता है कि भाई ये गैप मेरा मॉड्यूलस है, दोनों के बीच का मॉड्यूलस है। कोई ये बोल सकता है कि ये गैप मॉड्यूलस का स्क्वायर है। कोई ये बोल सकता है कि मॉड्यूलस का स्क्वायर का लॉग है ना। तो बात यही है कि भाई yi जो है fxi से कम से कम होना चाहिए, दोनों के बीच में जो गैप है कम से कम होना चाहिए। गैप 0 हो तो बेस्ट है, लेकिन गैप कम से कम होना चाहिए। और इसी गैप को आपको मिनिमाइज करना है। तो जब यही मिनिमाइजेशन, यही गैप जो है और यही मिनिमाइजेशन जब डेटा ड्रिवन होता है, मतलब कि आप जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसी को यूज़ करते हैं ट्रेन करने के लिए हमारा f, तो उसी को ही एक तरह से एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन कहते हैं। तो जैसे एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, पॉपुलर लॉस फंक्शन जिसे हम कहते हैं, इसे ही हम गैप फंक्शन कहेंगे, कि जो गैप की बात कर रहा है। एक पॉपुलर लॉस फंक्शन है स्क्वायर्ड लॉस, स्क्वायर्ड एरर ऑफ फिटिंग। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो yi, जो मेरा रियल लेवल है और जो मैंने लर्न किया, यानी कि मैंने एक फंक्शन f लर्न किया, मैंने उसमें xi पास किया तो मुझे fxi मिला। लेकिन xi का जो yi था, मैं इन दोनों के बीच का गैप जो है, ऑब्वियसली ऐसा f लर्न करना चाहता हूँ कि गैप कम से कम हो। तो गैप जो है उसको मैं लॉस भी बोलूँगा, लॉस भी कह सकता हूँ। जनरली मशीन लर्निंग की भाषा में इसे लॉस फंक्शन कहा जाता है। और ये जो लॉस फंक्शन है, ये हर पॉइंट के लिए मैंने स्क्वायर्ड लॉस लिया है। मतलब कि अगर मान लीजिए yi 0 था
तो -1 fxi -1 आया चाहे fxi +1 आया, दोनों में ये जो गैप है, जो लॉस है, दोनों में 1 ही है। पर जब मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कोई भी लॉस, किसी भी तरह का गैप, किसी भी तरह की दूरी yi और fxi में मुझे ख़राब लगती है। मैं निगेटिव दूरी को पॉजिटिव दूरी से अलग नहीं समझता, तो मैंने दोनों को स्क्वायर कर लिया, तो ये एक तरह से ये स्क्वायर्ड लॉस हो गया। और स्क्वायर्ड लॉस सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं है, यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स के लिए स्क्वायर्ड लॉस को ऐड कर दिया है। तो हमने पहला पॉइंट भी लिया, हमने दूसरा पॉइंट भी लिया, और हमने ऐसे n पॉइंट्स ले लिए। जितना भी हमारा डेटा सेट था हमने उसे सबको ले लिया, और हमने डिसाइड किया कि भाई इन सब के स्क्वायर लॉस को मैं सम कर दूंगा, मतलब जोड़ दूंगा, और उनका फिर मैं एवरेज ले लूँगा। तो ये मेरा कुछ इस तरह बन जाएगा। तो इसे हम स्क्वायर्ड एरर फिटिंग कहते हैं। यानी मतलब हमने एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज़ करने की बात करी है, और हमने उस फंक्शन को ट्रेन करने की बात करी है जो कि स्क्वायर्ड लॉस को कम कर सकता है। तो इसे हम स्क्वायर्ड लॉस कहते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर लॉस फंक्शन है, स्क्वायर्ड लॉस फंक्शन। और आप ध्यान दें कि यहाँ पे हमने अभी तक fx की बात नहीं करी है कि fx कैसा होना चाहिए। तो fx कैसा भी हो सकता है, fx लीनियर भी हो सकता है, fx नॉन लीनियर भी हो सकता है, fx अभी कैसा भी हो सकता है, लेकिन fx जैसा भी हो, लॉस फंक्शन हमने बोला कि भाई एक स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन हमारे सामने है। ठीक है। अब मैं अगर fx मान लीजिए लीनियर है, तो मैं आपको जस्ट लिख के दिखाना चाहता हूँ कि लीनियर के केस में क्या होगा। तो अगर fx लीनियर है तो y जो है हमारा एक तरह से थीटा ट्रांसपोज yi जो है वो थीटा ट्रांसपोज xi हो जाएगा, और यानी कि y1 जो है वो थीटा ट्रांसपोज x1 है, y2 जो है वो थीटा ट्रांसपोज x2 है। तो ऐसे करके जो मेरे yn है वो थीटा ट्रांसपोज कुछ इस तरह है, yn माइनस थीटा ट्रांसपोज xn, है ना। तो अब मैं इन सब को, सारे y's को एक कॉलम में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा y1 y2 से लेकर yn, और मैं x1 x2 xn के भी कॉलम्स बना सकता हूँ। तो मैं कुछ इसे इस तरह लिख सकता हूँ, थीटा ट्रांसपोज x1 से लेकर xn तक। तो अगर आप ध्यान दें तो हमने पहले नोटेशन देखा था, हमने एक तरह से वही कर लिया है। हमने बोला है कि भाई हमारा जो लॉस फंक्शन है, हमारा जो मतलब गैप फंक्शन जिसकी मैंने बात करी थी, उसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये मेरा थीटा वेक्टर है, और ये मेरा x1 से लेकर xn, और इसी को मैं कैपिटल X कह रहा हूँ। तो अब इसे हम वेक्टर y कह रहे हैं, इसे हम कैपिटल X कह रहे हैं, और इसे हम थीटा कह रहे हैं। तो ये जो सारा लॉस फंक्शन था, ये जो हमारा लॉस फंक्शन है yi माइनस fxi थीटा, एंड व्हेन fx इज व्हेन fx इज f थीटा x इज थीटा ट्रांसपोज x। तो इस केस में, मतलब लीनियर मॉडल में, जब मैं इसे स्क्वायर्ड एरर फंक्शन में रखता हूं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, y1 माइनस थीटा ट्रांसपोज x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस थीटा ट्रांसपोज x2 का स्क्वायर, है ना। ऐसे yn माइनस थीटा ट्रांसपोज xn का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये मेरा जो लॉस फंक्शन L, ये कुछ इस तरह दिख रहा है। इसी लॉस फंक्शन को जब मैंने y को वेक्टराइज कर दिया, और जब मैंने x को भी ऐसे, और आपको याद होगा x एक वेक्टर है, पहले से ही वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज वेक्टर इन d डायमेंशन, एंड दिस इज आल्सो अ पैरामीटर इन d डायमेंशन इन दिस केस। तो अगर मैंने इसको कुछ इस तरह लिखा, तो y के मैंने सारे कॉलम्स बना दिए, x के मैंने कॉलम्स पर रख दिया, तो यही सेम लॉस फंक्शन कुछ इस तरह दिखने लग जाएगा, y माइनस एक्स थीटा नॉर्म स्क्वायर। ठीक है। तो अगली बार जब आप इसे देखें, जब इस फंक्शन को आप देखें, तो आप इसे समझ जाएं कि ये एक्चुअली स्क्वायर्ड एरर लॉस ही है, जस्ट
इन अ वेक्टराइज्ड फॉर्मेट। तो अब मैंने ये जो पूरा x है, ये मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट मैंने एक साथ यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो दिस इज y माइनस एक्स थीटा नॉर्म स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। हमने बोला था कि भाई कि अगर ये जो स्क्वायर एरर लॉस है फॉर ए लीनियर मॉडल, यहाँ पे हमने मॉडल डिफाइन नहीं किया था, बट फॉर लीनियर मॉडल द स्क्वायर्ड एरर लॉस बिकम्स दिस। और हम इस चीज़ को देखेंगे, हम इस फंक्शन को देखेंगे, और आप 1/n की हम चिंता ना करें, बस ये एवरेज हुआ है, एवरेज स्क्वायर्ड एरर लॉस, मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस जिसे हम कहेंगे, बट ऑन द डेटा। तो ये जो फंक्शन है ये बार बार आएगा, ये लीनियर, इसे हम लीनियर मॉडल कहते हैं, ये लीनियर रिग्रेशन में आएगा, ये कई जगह आएगा, और हम अभी इस कैलकुलस में जाके इसका डेरिवेटिव भी लेने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ लें कि ये किस तरह आया है, ठीक है। अगर ये लीनियर नहीं होता तो क्या होता, आपको इस बारे में भी और सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर्ड एरर लॉस है जिसको हमने वेक्टराइज फॉर्मेट में लिख दिया है। मैं आपको कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स और देना चाहूँगा, जैसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के और मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स के, कि अगर हमें जैसे मेरे पास एक नॉइजी सिग्नल मिल रहा है, और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है एक तरह से। ये मुझे नॉइजी सिग्नल मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसका एक स्मूथ सिग्नल बना दूँ, है ना, और इस पर ट्रेंड डिटेक्ट करूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कहाँ पे जाके सिग्नल बढ़ गया, कहाँ जाके कम हो गया, ये ट्रेंड डिटेक्ट करूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई देखिए यहाँ पे सिग्नल बढ़ा है, फिर यहाँ पे सिग्नल कम हुआ है, फिर यहाँ पे फिर से बढ़ा है, फिर यहाँ पे फिर से कम हुआ है। तो ये डिटेक्शन में करना चाहता हूँ। तो हम ऐसे ट्रेंड डिटेक्शन को भी एक तरह से एक जैसे हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखा था, हमने यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखा था कि हम इस एरर को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, इस एरर को कम करना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि हम ट्रेंड डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखें? तो हम चाहते हैं कि भाई गिवन जो हमारा x है और y है, मतलब x हमारा इनपुट डेटा है, तो हम ऐसा y निकालना चाहते हैं कि वो ट्रेंड को डिटेक्ट कर ले। तो हमने उसके लिए कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखा है। और आप अभी इसकी चिंता मत कीजिए कि वो कैसे आ रहा है, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह का ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे इनिशियली हमारे पास केवल नॉइजी डेटा है, और उससे हमको आप ऐसा समझ लीजिए कि हमें उसे डीनॉइज करना है ना। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। हम इसकी बात कर रहे थे, हम रिग्रेशन की बात कर रहे थे, लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे थे। तो ये जो आपने जस्ट अभी पीछे जो आपने y माइनस एक्स थीटा देखा था, ये एक तरह का लीनियर रिग्रेशन ही था। मतलब लीनियर रिग्रेशन मतलब कि अगर मेरे पास x है और मेरे पास y है, और उन दोनों में मुझे लीनियर रिलेशनशिप पता लगाना है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो उसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और ये लीनियर, आप देखिए ये रिलेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कई लाइंस पॉसिबल हैं। मतलब हम x और y के बीच में कई लाइंस बना सकते हैं। तो वो बेस्ट लाइन कौन सी है, बेस्ट लाइन जो पता लगाना है, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। और लीनियर रिग्रेशन पे जिसमें लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, हम इसमें फिर से आएंगे। तो लीनियर रिग्रेशन जस्ट हमने देखा ही था, वो ये है। और हम और भी देखेंगे जहाँ पे हमने बात की थी कि हमने डीनॉइजिंग की बात की थी। तो हमारे पास कुछ एक ऐसी इमेज है, जो लेफ्ट में आप इमेज देख रहे हैं, और इसमें इमेज में एक पक्षी बैठा है और एक समुद्र है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जो इमेज में जो नॉइज़ है, ये जो आपको यहाँ पे लाल लाल नॉइज़ दिख रही है, ये नॉइज़ भी हट जाए। और इस इमेज में जो नॉइज़ हटाने का जो काम है, इसे हम डिक्शनरी लर्निंग कहते हैं। हम ऐसी डिक्शनरी लर्न करना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा आप ऐसा समझ लीजिए कि हम ऐसा मैट्रिक्स लर्न करना चाहते हैं D, और पैरामीटर लर्न करना चाहते हैं x1 to xn। तो हमारे पास पिछली प्रॉब्लम में हमारे पास a दिया हुआ था और हमें x लर्न करना था या थीटा लर्न करना था। यहाँ पे हमें a और थीटा दोनों ही लर्न करना है, दोनों ही समझना है। तो हम कैसे लर्न करें, और इसका एप्लीकेशन ये है, ये एप्लीकेशन है। तो इसे डिक्शनरी लर्निंग कहते हैं। तो ये एक और उदाहरण है मशीन लर्निंग का, जहाँ पे
जहाँ पे हम डीनॉइज कर सकते हैं हमारे डेटा को, और यूजिंग सम व्हाट इज़ कॉल्ड एज डिक्शनरी लर्निंग का प्रयोग करके। तो ये सिर्फ उदाहरण है। मैं एक आखिरी उदाहरण आपको दिखा देना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन वाला जो उदाहरण है, और आप इसमें जितनी स्लाइड में जितनी डिटेल है उसकी चिंता ना करें। बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई जो हमने जो एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन पहले देखा था, तो ये भी एक तरह का एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन है। ये उसका लॉस फंक्शन है जो कि स्क्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, ये उसका लेबल है, और ये उसका वो फंक्शन है जो इनपुट x ले रहा है फॉर ए पैरामीटर थीटा, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, पैरामीटर x है और इनपुट जो हमारा है वो ai है। तो ये एक तरह से जो हमारा डेटा है ai और y, ai जो हमारा इमेज है ये ai है, और ये उसका लेबल है, ये उसका लेबल है yi। तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा नेटवर्क, ऐसा नॉन लीनियर फंक्शन, ऐसा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है कि जब मैं एक बिल्ली की जो पिक्चर पास करूं, ठीक है, तो मुझे बोल दे कि ये बिल्ली की पिक्चर है और उसकी प्रॉबिलिटी ये है, बिल्ली होने की प्रॉबिलिटी ये है ना। तो इसे हम व्हाट इज़ कॉल्ड एज CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से भी कर सकते हैं। बट अब उसकी चिंता मत कीजिए, मैं बस आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन का, जहाँ पर हमने लॉस फंक्शन भी स्क्वायर्ड नहीं रखा है शायद, और जो हमारा मॉडल है वो भी एक हाईली नॉन लीनियर मॉडल है, जिसे मैं यहाँ नेट कह रहा हूँ। तो ये भी सेम चीज़ है, जस्ट दैट मॉडल इज़ नॉन लीनियर, जस्ट मॉडल हमारा जो है नॉन लीनियर है, बट बात वही है, हम यहाँ पे एक तरह का एम्पिरिकल रिस्क को हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, हम वो पैरामीटर्स पता लगा रहे हैं जो कि इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ करे, इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और जो हमारा स्मॉल n है वही हमारे सारे जो हमारे इमेजेस हैं बिल्ली के या कुत्ते के, वो ये स्मॉल n है, उनकी जो संख्या है वो n है, और जो ai है वो इनपुट है, और yi जो है हमारा लेबल है। तो ये कुछ और उदाहरण हैं जो हमने आज देखे। हम बाकी उदाहरण की बात आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इवेंचुअली जो हमने शुरू में, जो हमने पहले स्लाइड में जो बात की थी कि हम मशीन लर्निंग के संदर्भ में हम 3 चीज़ों से डील करेंगे, हम डेटा से और मॉडल से और लर्निंग से। डेटा तो हमें दिया रहेगा, मॉडल जो हमें फिट करना है तो हमें वो पहले से डिसाइड करना होगा, और लर्निंग हम करेंगे उस मॉडल के पैरामीटर्स की बाय सॉल्विंग एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लर्निंग की बात करेंगे। तो ये एक तरह का ओवरऑल फ्रेमवर्क है मशीन लर्निंग का जो आज हमने देखा। अगली क्लास में हम फिर से हम कैलकुलस में जाएंगे, और हम ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करते हैं, ये लर्निंग करते कैसे हैं, हम इसकी बात करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट नाम का एक एल्गोरिथम है जो कि बहुत जगह यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है करीब करीब आजकल। ग्रेडियंट डिसेंट में ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हमें सीखना है, तो हम पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें कैलकुलस की आवश्यकता है। तो पहले हम वो करेंगे, फिर से हम वापस इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे आएंगे और हम उसको फिर सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।